हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं BHDE 144, जो कि इसके जो इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसकी जो सप्रसंग व्याख्या है किस तरह से दी गई है, और उसको मैं जो है आपको मतलब सॉल्व करवाऊँगी, यानी कि आपकी जो मटेरियल है उसी में से दिखाऊँगी कि कहाँ से ली गई है और आपको कहाँ से इसका आंसर लिखना है। तो चलिए बने रहिएगा अंत तक, इस पेपर को पूरा हम सॉल्व करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इसके अंदर जो है शायाबाद जो है 3 घंटे एग्ज़ाम होने वाला है और 100 मार्क्स का होने वाला है, और पहला क्वेश्चन जो है अनिवार्य है, इसीलिए जो है सप्रसंग व्याख्या पहले देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको जो सप्रसंग व्याख्या है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम सितम, तो ये आपकी जो कामयानी है ना, तो वहीं से ली गई है। जो आपकी जयशंकर प्रसाद की कामयानी है वहाँ से ये ली गई है। तो इसके अंदर आपको जो दूर दूर तक विस्तृत था हिम सतबब उसी के हृदय समान निर्भता सो शीला चरण से टकराता फिरता पवमान, तो तरुणा तपस्वी सा बैठा साधन करता सूर्य शमशान। तो नीचे प्रलय सिंधु, जब प्रलय आई थी तो वहाँ की बात करते हैं। चलो मैं आपको पूरा दिखाई देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये दूर दूर तक विस्तृत था हेम सतम, तो यही आपकी है। इसकी जो प्रसंग है, जो स्वप्रसंग, जब आपको पता है प्रसंग कैसे लिखते हैं, जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं ये मतलब कामयानी में से ली गई हैं, और इस कविता के रचयिता जो हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो इस तरह से जो आपने इसका जो परिचय थोड़ा बहुत दे देना और क्या बताना चाह रहा है तो वो आपने लिख देना। अब व्याख्या की बात करते हैं। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं इसकी, जो इसके अंदर है ये दी गई है। तो जहाँ वह पुरुष मनु जो है, मनु की बात की जा रही है, बैठा है वहाँ से दूर दूर तक फैली हुई बर्फ़ उसी प्रकार से स्तब दिखाई दे रही है। तो जो बर्फ़ है दूर दूर से मतलब दिखाई दे रही है सतबद्ध, तो जिस प्रकार से उसका हृदय सतबद्ध है, उस पर्वत की शिलाएं भी इतनी शांत दिख रही हैं। जैसे उसका हृदय शांत है, जिस तरह से उसका हृदय है, वैसे ही उसकी जो ये शिलाएं हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। और शिला ना होकर स्वयं शांत भावना हो, उन शिलाओं के चरणों से पावन निरंतर टकरा रही था। तो उस भूमि पर जो जल पलावन की पली घटना से बचकर हिमालय की एक ऊंची चोटी पर मनु विचार मगन मतलब कर रहे हैं, बैठे हैं वहाँ पे। तो एक हिमालय पर वहाँ पर बैठे हुए ये स्पष्ट हो चुका था कि प्रसाद जी से पूर्व में एक पुरुष कह कर संबोधित करते, तो ये इसको रहने दो। फिर यहाँ पे वह और कोई नहीं जो है मनु था, तो ये पता चल गया। महाप्रलय के कारण समुन्नत देव संस्कृति का विनाश हो चुका है, यानी कि उसके कारण क्या होता है, संपूर्ण जो संस्कृति का जो है विनाश हो चुका है, जो कि मतलब प्रलय आई हुई थी। तो इस नष्ट हो चुकी संस्कृति से केवल मनु जीवित रह गए, यानी कि जो भी प्रलय आई हुई थी वहाँ से सिर्फ एक मनु जो है वो जीवित है। वह भूमि जहाँ वह इस समय चिंता मगन बैठे हैं, मतलब चिंता में है, तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में बैठा हुआ है, और वह देवताओं की शमशान भूमि बन चुकी है। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि देवताओं की जो शमशान भूमि बन चुकी है। मनु जिस मुद्रा में लीन होकर बैठे हैं, उसे दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो वह नव युवक नष्ट हो चुके देवी वैभव को फिर से लौटाने के लिए किसी तांत्रिक तपस्वी के समान किसी शक्ति का शमशान साधना कर रहा है। यानी कि जहाँ पे बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे वो उस चीज़ को मतलब जैसे तांत्रिक होता है, तपस्वी होता है जो तपस्या करता है, तो उसके समान जो है शमशान में बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। तो मनु जिस भूमि पर बैठे हैं उसके नीचे जल प्रलय के कारण घोर वर्षा के जल से जिस समुद्र का रूप धारण कर लिया था, उसकी तरंगे पर्वत से आकर टकराती हैं, तो और एक करुणा भरी गूंज के साथ वहाँ समाप्त हो जाती हैं। जहाँ प्रसाद अपनी काव्य व्यक्त विशेष के अनुरूप मूर्त वस्तुओं के अमृत वस्तुओं के प्रति मूर्त उपमानों का प्रयोग कर रहे हैं, वह शांत शिला की तुलना नीरवता से कर रहे हैं। तो जो अमृत भाव है इसी तरह वह प्रकृति में मानवीय भावों का आरोप करते हैं। तो बड़ी बड़ी शिलाओं से पावन लगातार टकरा रहा है, किंतु उसे आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिल रहा। तो ठीक उसी तरह जैसे अपनी उन्नति के लिए छटपटाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति होता है, किसी बड़े व्यक्ति के चरणों में लगातार अपना मस्तक मतलब पटक रहा हो, तो किंतु वह निष्ठुर उसे रास्ता देने के लिए तैयार ना हो। तो यही इन पंक्तियों की काव्यगत विशेषता है।
तो इस तरह से जो है आपको ये था। तो अगर आपको यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि भाई उसी तो बस्ती से लंबे थे देव, तो ये भी इस तरह से आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये पढ़ लो। तो इस तरह से जो है आपको अगर ये आ जाती है इस बार, तो आप ये भी देख लो। अब देखते हैं दूसरी सप्रसंग व्याख्या। अब है दूसरी ख वाली जो सप्रसंग व्याख्या है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सन ने प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने दिखलाती, फिर विस्मृति के वहाँ कितने मीठे सपने। तो ये देख लेते हैं कहाँ से ली गई है। ये देखो यहाँ पे दिया गया है, ये निराला जी ने लिखी हुई है। ये सांध्य गीत जो है वहाँ से ली गई है। मदिरा की वह नदी बहाती आती थके, तो यहाँ पे आप देखो इसका जो आप इस तरह से जो है सांध्य सुंदरी से लिया गया है ये। तो सांध्य सुंदरी निराला की एक प्रसिद्ध कविता है। इसका प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका मतवाला में हुआ था। तो बाद में ये कविता परिमल 1929 में संकलित हुई। तो इस कविता में निराला ने शाम की सुंदरता का वर्णन किया है। तो इस तरह से आपको ये सांध्य सुंदरी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अब देखो इसका मैं आपको व्याख्या बताती हूँ। यहाँ से नहीं है क्योंकि इसके एक साथ ही व्याख्या दी गई है। तो इस तरह से आप पूरा भी पढ़ लेंगे तो अच्छा है। तो क्या पता अगर कहीं से भी आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि वही आएगा, बट मैं आपको यहाँ पे ये इसका आंसर आपको बताऊँगी पहले। तो ये देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देखो, संध्या सुंदरी मदिरा की नदी बहाती हुई सी आती है और उसका आना मानो एक तरह की मदकता को वातावरण में घोल देता है। यानी कि जो सुंदरी है वो मदिरा की तरह बहाती हुई आती है और उसका जो आना है मानो एक तरह मादकता को वातावरण में घोल देता है। जो कि मादकता होता है, जो वातावरण में उसको घोल देता है, वह संध्या सुंदरी थके हुए प्राणियों को मानो स्नेह का एक प्याला पिला देती है। यानी कि जो प्रेम से जो स्नेह, जो थके हुए प्राणी होते हैं, जो मतलब थके हुए प्राणी होते हैं, उनको जो है प्याला पिला देती है। फिर उन्हें अपनी गोद में लेकर सुलाने लगती है। प्राणियों को सुलाने के क्रम में चेतना की पीड़ा से मुक्त करने के लिए विस्मृति के मीठे सपने दिखाती है। तो ये इसकी व्याख्या है। अब है हमारी ग वाली जो है दूसरी कविता को देख लेते हैं। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरी ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी, श्रवण भूल अभी से इस जग को, उषा ससीमत किस लिए दल, सुधा रश्मि में उतरा जल, ना अदार मृत ही के मद में कैसे बदला हूँ जीवन, भूल अभी से इस जग को। तो ये यहाँ पे जो है ये लाइनें दी गई हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। तो ये हमें मिल गया। मैंने ये यहाँ पे दिया गया है कि जो आपको दिख रहा होगा, कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल। तो ये हमें यहाँ तक दिया गया है पूरा, अदारमत की। तो यहाँ पे उतरा जल, तो यह पूरा ही करना होगा नीचे तक। तो यहाँ तक ये दिया गया है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जो है मोह से दिया गया है, मोह। तो यहाँ पे इसकी अब व्याख्या देखते हैं हम। सबसे पहले इसका 100% व्याख्या आपको इस तरह से कर देनी है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है मोह में से ली गई हैं। तो जो कविता पंत ने जनवरी में लिखी थी, इस कविता संग्रह के पल्लव से ली गई है। यानी कि ये जो मोह शीर्षक है ये कहाँ से लिया, आपने लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ मोह शीर्षक पल्लव से मतलब पल्लव से लिए गया है। और इस कविता के रचयिता जो है हमारे सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपने इनका जो है बता देना है। और ये पल्लव से ली गई है, तो ये इस तरह से जो है आप इसका बता देना है। फिर उसके बाद जो है व्याख्या की बात करते हैं। अब ये यहाँ से आपको कोयल का पूछा गया है। तो ये देखो, कोयल की कोमल कूक और भौरों की वीणा जैसी अनमोल अनुगुज मेरे कानों को बहुत भाती है। माना कि तुम्हारी आवाज़ मुझे
प्रिय लगती है, किंतु अपने कानों को कैसे समझाऊं, उन्हें तो कोयल और भौरों की ध्वनि ज़्यादा प्रिय है। तो ये मोह से लिया गया है, ठीक है। तो प्रभात काल में मुस्कुराए हुए नए पत्ते ओस की बूंदों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है मानो चांद की किरणों के सहारे ओस की बूंदें आकाश से उतरकर धरती पर आती हैं। दूसरी तरफ तुम्हारे होठों में बसे अमृत तुल्य मदिरा के नशे को भी जानता हूँ, मगर मुझे लगता है कि तुम्हारे आधार मृत में जीवन का वह विस्तार नहीं है जो मुस्कुराते हुए नए पत्तों पर ढलकते ओस की बूंदों में है। तो ये यहाँ पे आपको यहाँ तक बताया गया है, तो ये यहाँ तक ही आपको लिखना है, ठीक है, बूंदों में है। और ये इसके आपको स्वप्रसंग व्याख्या थी। अब देखते हैं दूसरी। अब है ग वाली। तो करनी तो आपको 3 ही है, मगर सारी करवा रही हूँ ताकि इनमें से कोई आ जाए तो आप अच्छे से कर पाओ। नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ। फूल को उर में छिपाए बिकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से 6 वहाँ चल हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ। तो ये शायद महादेवी वर्मा में से लिया गया है। चलो हम देख लेते हैं, चलो फिर भी हम इसको देख लेते हैं, इसकी स्वप्रसंग व्याख्या। ये देखो, तो मैंने बोला था महादेवी वर्मा से ही लिया गया, तो वहीं से ये है। नयन में जिसके जलद वह त्रिषित चातक हूँ, शलभ जिसके प्रण में वह ठिठुर दीपक हूँ, फूल को उर में। ये चलो अब यहाँ पे नीचे तक हम देख लेते हैं इसका। पहले आपको यहाँ पे ये बता देना है कि संदर्भ और प्रसंग ये कहाँ से लिया गया है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। तो ये शीर्षक जो है, कविता जो है महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह है नीरजा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नीरजा से लिया गया है। तो बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ध्यान रहे थोड़ा बड़ा है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, तो नीरजा से लिया गया है। और चलो ये आप प्रसंग में लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इसकी है कि प्रकृति में बसी हुई खामोशी। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से आपने लिख देना है, ये हमारा तीसरे नंबर पे इसी ढंग से ये कविता जो है आगे बढ़ती है। तो आपको यहाँ से इसको लिखना है कि मैं उस व्याकुल चातक पक्षी की तरह हूँ जिसकी आँखों में जल से भरे हुए बादल बसते हैं। मतलब ये कि मैं प्यास भी हूँ और पानी भी हूँ। मैं वह शलभ हूँ जिसके हृदय में दीपक बसा हुआ होता है। शलभ दीपक को प्रेम करता है, मगर वही निष्ठुर दीपक मिलन के समय उसकी मृत्यु का कारण बनता है। तो मतलब ये कि मैं प्रेमी भी हूँ और प्रेमास्वाद को अपने व्यक्तित्व में शामिल किए हुए भी हूँ। मैं उस व्याकुल बुलबुल की तरह हूँ जिसके हृदय में उसका प्रिय फूल बसा होता है। हालांकि मैं तुमसे दूर हूँ, मगर शरीर और चंचल छाया की तरह तुमसे सदा जुड़ी हुई हूँ। सुनने में भले असंगत लगे, मगर तुमसे दूर रहकर भी अपने को अखंड सौभाग्यशाली मानती हूँ। महादेवी का आग्रह है कि स्त्री का सौभाग्य पुरुष पर आश्रित नहीं है, वह अपने आप में भाग्यशाली है। तो ये इसका स्वप्रसंग है, ठीक। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। अब देखते हैं दूसरी, मतलब अब है कहना ठंडो सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी, जय की पताका, राख शनित पतंग की है अमर दीपक की निशानी। मैं तुझे अंगार छाया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो जाग तुझको दूर जाना, तो ये भी जो है महादेवी वर्मा द्वारा ही रचित है। तो चलो देख लेते हैं कहाँ से है, कन्फर्म कर लेते हैं। तो ये भी जो है महादेवी वर्मा से ही ली गई है। तो यहाँ पे जो है
मतलब जाग तुझको दूर जाना, तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है महादेवी वर्मा से द्वारा रचित। तो ये इसका काम मतलब नाम ही ये है। फिर उसके बाद ये देखो संदर्भ इसका है जाग तुझको दूर जाना शीर्षक कविता गीत महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह जो है सांध्य गीत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सांध्य गीत से लिया गया है। महादेवी की प्रसिद्ध कविताओं में इस कविता को शामिल किया जा सकता है, मतलब इसको जो है एक प्रसिद्ध कविता माना गया है। तो इस तरह से आपको जो है ये बता देना है। फिर उसके बाद आपकी इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो ये होगी इसकी लास्ट वाली। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं इसका मतलब। कविता के अंत में महादेवी मनुष्य को साधक के भाव से यहाँ पे ढूंढना पड़ता है ना। कुछ और रूप घटती हुई महादेवी कहती हैं कि तुमने वज्र की तरह, ये 1 मिनट, हाँ तो ये वाली है जो लास्ट में ही है। तो इसको यहाँ पे देखो, कविता के अंत में महादेवी मनुष्य को साधक के भाव से जीवन को देखने का आह्वान करती हैं। तो कहती हैं कि अफसोस के साथ मत जियो, ठंडी आहें भरकर बात मत करो, संघर्ष को भूलने के बहाने मत बनाओ, संघर्ष की ज्वलत स्मृतियों तुम्हें ताकत देती रहेंगी, हृदय में बसी हुई संग्रह गाथा तुम्हारी आंखों में करुणा का संचार करेंगी। इस मार्ग पर चलते हुए तुम्हें पराजय जो यानी कि पराजय का सामना भी करना पड़ेगा, हार का सामना भी करना पड़ेगा, मगर याद रखो कि संघर्षरत रहने के कारण तुम्हारी हार भी तुम्हारी विजय की पताका बनेगी। तो पतंग का जलकर राख हो जाना एक क्षणिक घटना है और दीपक से उसके प्रेम की कहानी एक अमर कहानी है। तो कष्ट से भरे इस संसार की अंगार छाया पर तुम्हें कोमल कलियों को बिछाना है। तो इस तरह से जो है इसका 100% रहता है। चलिए आई होप सारी 100% हमने कर ली हुई है, आपको करनी थी नहीं है, तो ये हमने सारी ढूंढ लिया है। और इसके अंदर जो है मतलब हमने जो है मैंने आपको बोला कि यहाँ पे 100% व्याख्या हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि जो क्वेश्चन है वो तो आप खुद ही देखेंगे। एक और क्वेश्चन पेपर की 100% व्याख्या देख लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से कर पाओ, जो कि पास हो कर पाओ। तो पहले इसका आंसर देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है शायावाद का विकास विषय पर एक निबंध लिखना है। शायावाद जो विकास हुआ है कैसे हुआ है, तो वो आपको उसको निबंध की तरह लिख देना है। जयशंकर प्रसाद के शिल्प विधान पर प्रकाश डालिए। तो प्रकृति पंत की कविता की प्राण वस्तु है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या फिर महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, यानी कि महादेवी वर्मा का जो काव्य है प्रमुख विशेषताएं उनकी बतानी है। निराला काव्य के अंतर्वस्तु पर प्रकाश डालिए। आंसू का विश्लेषण और विवेचन कीजिए। भारत माता कविता का विश्लेषण करते हुए उसका महत्व भी बताइए। तो इस तरह से जो है संध्या सुंदरी कविता का विश्लेषण और विवेचन कीजिए। तो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से करने हैं, 5 में वो हो गया, तो हो गए 5 टोटल। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसकी भी 100% व्याख्या आपको ढूंढ कर सॉल्व करवा देती हूँ। चलो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी 3 करनी है। तो पहली इसकी है ये जून 2023 का मैंने बताया मैं आपको। तो ये देखिए, ओ चिंता की पहली रेखा, यानी कि जो चिंता की पहली रेखा, ये भी कामयानी से लिया गया है, पहले ही बता दूं आपको। अरे विश्व वन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के बेशन प्रथम कंपसी मतवाली, हे अभाव की चप्पल बालिके री ललाट की खल रेखा, हरी बरी सी दौड़ धूप को जल माया की चल रेखा। तो ये भी एक कामयानी से ही लिया गया होगा, वैसे ही लग रहा है। चिंता सर्ग की बात करते हैं, कामयानी में चिंता सर्ग की बात करते हैं, तो वहाँ से लिया गया। चलो देख लेते हैं पहले। चलो ये देखो, यहाँ पे कामयानी से लिया गया है ओ चिंता की पहली रेखा अरिवेश वन की ब्याली। तो यही था, आपने देख लिया होगा। प्रसंग आपको उसी तरह से लिखना है जैसे आपको लिखना होता है, इसका जो नाम बताना होता है, कहाँ से लिया गया वो बताना होता है। तो फिर उसके बाद व्याख्या की बात करते हैं। इन पंक्तियों में मनु चिंता को संबोधित कर रहे हैं। जो मनु है वो चिंता को संबोधित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आज पहली बार मेरे हृदय में प्रवेश कर पाई हो, पहली बार मेरे हृदय में, मेरे दिल में प्रवेश कर पाई हो। तुम इस विश्व रूपी उपवन में विचरण करने वाली समर्पिणी की तरह हो।
समर्पणी की तरह हो। ठीक है, इस प्रकार समर्पणी विश्व उपवन में भ्रमण करने वाले मनुष्यों को संशयित कर देती है। उसी तरह तुम भी हो। तुम ज्वालामुखी फटने से पहले होने वाली प्रारंभिक कंपन की तरह मतवाली हो, जिसकी पहली आहट से मन में भयानक विस्फोट की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। आशय ये है कि जगत एक रमणीय उद्यान की तरह है। यहाँ घूम रहे मनुष्य के चित्त में यदि समर्पणी के होने का भय उत्पन्न हो जाए तो वह उपवन की रमणीयता का आनंद नहीं ले सकता। उसी तरह चिंता के कारण व्यक्ति के लिए जगत की रमणीयता जो रसहीन होती है, जैसे ज्वालामुखी में प्रथम कंपन के साथ ही ये आकांक्षा हो जाती है कि ये अब फटकर आसपास को नष्ट कर देगा, और इस तरह मस्तिष्क में चिंता के प्रवेश से ही ये समझ लेना चाहिए कि कुछ विपत्ति आने वाली है, यानी कि कोई मुसीबत आने वाली है। तो आगे की पंक्तियों में चिंता को अभाव की चपल बालिका कहा गया है, यानी कि अभाव की जो चपल है वो उनको बालिका कहा गया है। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी होती है तो मन में उसकी चिंता जागृत होती है। मनु चिंता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अभाव से उत्पन्न होकर मनुष्य को अस्थिर कर देती हो, यानी कि मनुष्य को अस्थिर कर देती हो, तुम परेशान कर देती हो, तुम स्टेबल नहीं रख पाती हो उसको। तो तुम भाग्य की अशुभ रेखा हो, मतलब भाग्य की अशुभ रेखा हो। तुम्हारा उत्पन्न होना ही मनुष्य के दुर्भाग्य का सूचक है, यानी कि तो जो प्रलय है उसका होना ही मनुष्य के लिए दुर्भाग्य है, यानी कि मुसीबत है। तो लेकिन तुम्हारे आने का एक शुभ पक्ष भी है। तुमसे डरकर मनुष्य उस अभाव को मिटाने के लिए भाग दौड़ करने लगता है, तो इस भाग दौड़ से उसका जीवन पुनः हरित हो जाता है। तो इस माया रूपी जगत को अगर जल की संज्ञा दे तो तुम उस जल में तरंग के सामने हो। जिस प्रकार जल में अनेक लहरें उठती हैं, उसी प्रकार चिंता भी इस माया जगत में उड़ने वाली हलचल के सामने ही है। ये मानव को अस्थिर बना देती है और मानव संसार में भटकने लगता है। तो चलो, ये हो गया। अब दूसरी सप्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। तो ये देख लेते हैं कहाँ से है। बहुत ही मुश्किल से जो है ये मिला है मुझे। यहाँ पे है, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। तो ये जो है लिखा गया है, जो कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। ये कविता जो है ये भी जो है हमारे निराला ने लिखी है, और ये एक अर्चना गीतों का संग्रह है। निराला ने इसकी भूमिका स्वयुक्ति में लिखा है। प्रचलित कुल तालों से समन्वित अर्चना नामक आधुनिक गीतों का संग्रह है। तो यहाँ पे बांधो न नाव इस ठाव बंधु, तो ये कुछ इस तरह से है। तो ये याद रहेगा कि नहीं, ये याद रखना है आपको, ठीक है। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु निराला ने दिया गया है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे झागने की बात की गई थी, तो वहीं पे जो है ये दूसरे में बताया गया है कि बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। तो यहाँ पे इसकी व्याख्या जो है इस तरह से है, लास्ट वाली इसकी व्याख्या होती है। तो इस तरह से जो होगा, कह सकते हैं कि इन बातों को बरतने का मतलब, एक मिनट। ग्रामीण इलाके में लड़कियां नदियों के नहाने जाया करती थी, मगर एक लड़की का नदी के किनारे, चलो एक मिनट। तो कुछ इस तरह से होगा ये। नहाती हुई उस लड़की की हंसी में कई विशेषताएं थी। उसकी हंसी मानो बहुत कुछ कहती थी। देखने वालों को लगता था कि वह हंस हंस कर शायद ये कह रही है या वह कह रही है। अपने अपने ढंग से लोग अर्थ लगाते हैं, अपने अपने ढंग से मतलब निकालते हैं। पर एक बात थी कि तमाम खुलेपन के बावजूद वह आत्मनियंत्रण बनाए रखती थी। उसके व्यक्तित्व से ऐसा प्रकट नहीं होता था कि वह ये सब किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रही है।
तो एक लड़की का नदी के किनारे इस तरह से नहाना कोई साधारण घटना नहीं थी। ग्रामीण इलाके में लड़कियां नदियों में नहाने जाया करती थी, मगर समूह में या किसी पर्व त्योहार पर या अन्य किसी अवसर पर। मगर ये लड़की तो अपने ढंग के कारण बहुतों के ध्यान का केंद्र बन गई थी। जाहिर सी बात है कि देखने वाले में ज़्यादातर पुरुष थे। वह न केवल उसे घुस-घुस कर देखते थे, बल्कि उस पर टीका-टिप्पणी भी करते थे। वह लड़की इन सब बातों को सुनती थी और बर्दाश्त करती थी। वह ऐसा ज़ाहिर करती थी कि मानो उसे इन बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वह अपनी निश्चिंतता प्रकट करते हुए सबको बोलने और देखने के मौके दे दिया करती थी। इतनी बातों के साथ ये कविता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से जो है ये बताया गया है इसकी संरचना। अब है दैन्य जड़ित अपलक न चितवन, अंदरों में चीर नीरव रोदन। युग युग के तम से विषन्न मन, वह अपने घर में परवासिनी। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अदरों में चिर नीरव रोदन। चलो इसको ढूंढ लेते हैं। चलो यहाँ पे मिल गया, भारत माता से लिया गया है ये। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन। युग युग के तम से भीषण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। तो इस तरह से जो है निवासिनी, प्रवासिनी और हासनी, प्रकाशनी, विकासनी से याद रखना कि मतलब नी जिसके अंदर आ रहा है वो भारत माता से लिया गया होगा। थोड़ी सी पहचान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इसका ग्राम्य से लिया गया है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता की रचना जनवरी 1940 में की गई थी। तो कविता ग्राम्य काव्य संग्रह में संग्रहित हुई है। तो चलो यहाँ पे अब देख लेते हैं इसका। भारत माता शीर्षक कविता। तो ये यहाँ से आ जाएगा। अत्यधिक गरीबी की दुर्दशा ने भारत माता के व्यक्तित्व को जड़ीभूत कर दिया है। ऐसा लगता है कि दुख के कारण उसे काट मार गया है। वह उदासी और निराशा के कारण निगाहें झुकाकर नीचे की तरफ एकटक देख रही है। उसके होठों पर अब रुलाई भी निशब्द हो गई है। लंबे समय से रोते रहने के कारण अब वह थक कर वह आवाज़ हो गई है, मतलब बेआवाज़ हो गई है, थक के बेआवाज़ हो गई है। अब उसके होठों पर रुलाई तो है, मगर बिना आवाज़ की। कई शताब्दियों की प्रधीनता के अंधकार से घिरा हुआ उसका मन मानो विषाद में डूब चुका है। आज वह अपने घर में ही बाहर के व्यक्ति की तरह रहने को विवश है। सत्ता अंग्रेजी की है और वह इस देश के साथ निश्चित रूप से पराया व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये इसका सफिशिएंट व्याख्या आ जाएगा। भारत माता की 30 करोड़ संतानों भोजन, वस्त्र और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। तो ये नहीं आएगा, तो मतलब उतना सा आ जाएगा। चलो दूसरी देखते हैं। महादेवी वर्मा से लिया गया है ये। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन आलसी व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जागृत विद्युत शाखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ के चिन्ह, अपने छोड़ आना जाग तुझको दूर जाने को। ये चलो यहाँ पे है, किसके है, दूसरे नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे है ये महादेवी उस्ताद की बहुत बड़ी कसौटी सामने रख रही हैं। वह कहती हैं कि आज परिस्थिति विकट विपरीत हो जाए तब भी घबराना नहीं है। हो सकता है कि प्रलय की घड़ी आ गई है,
आंचल अड़िंग रहने वाले हिमालय पर्वत के हृदय में कंपन हो जाए, या आकाश टिटिट कर प्रलय आंसुओं को लेकर झार झार बरस पड़े, या अंधकार की घनी छाया जगत के संपूर्ण आलोकों को पी जाए, या आकाशीय बिजली की चमक के साथ भयानक तूफान गरज उठे, मगर तुम्हें घबराना नहीं है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हें अपने सृजन की ताकत का प्रदर्शन करना है। विनाश के त्रास परिवेश में भी सृजन के अपने चिन्हों को बनाने का प्रयास तुम्हें करना है। इनके लिए ज़रूरी है कि तुम जागरूक बने रहो। तो ये दूसरे नंबर पे है हमारी ये वाला जो है दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने जो पढ़ के बता दिया आपको। तो यहाँ पे कोई भी आ सकती है, तो आपको ये याद रखनी है। तो प्रसंग में क्या, जाग तुझको दूर जाना शीर्षक कविता गीत महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और सांदे गीत से लिया गया है, तो ये याद रखना है। अब है ये लास्ट वाली, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ती नाव के ओर शोर, तो विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल, तारक दल ज्योति कर नव का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। तो ये अवरिल भी है इसके अंदर, तो ये चलो देख लेते हैं कहाँ से है। ये ही सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है, मतलब स्वप्रसंग व्याख्या जो है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं आते, तो ये ज़्यादा पेपरों में जो मुश्किल देती है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है आपको। तभी मैं इसको साथ में आपको सॉल्व करके 2 पेपरों का तो मैंने सॉल्व करके बताया आंसर साथ में, तो इससे बहुत हेल्प होने वाली है। अगर इसमें से भी कोई आ जाता है तो आप अच्छे से कर लोगे। ये देखो यहाँ पे लिए है नौका से, आपको पता ही है, तो ये शायद बात जो है यहाँ पे आपको देख लेना है, नौका से उठती जल हिलोर, तो ये देख लेते हैं कौन से नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे है। गुंजन से, जो सुमित्रा नंदन पंत है उनके द्वारा रचित है, और फिर उसके बाद जो है कुबेर जो मित्र जो उनके कुबेर सुरेश सिंह थे, राजमहल लंबे समय तक रहे, तो 1931 में काला काकर जिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के राजमहल में आ गए थे। यहीं से उन्होंने 1938 में रूपाब नाम की प्रगतिशील पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया था। ठीक है, तो ये गुंजन के लिए ये है। अब देखो तीसरे नंबर पे था ये, तो आ गया 1 2 चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर। हाँ, तो इस तरह से जो है यहाँ से है। ठीक है, अब नाव नदी के गहरे जल प्रवाह की तरफ बढ़ रही थी। नाव के चलने से पानी में हिलोरें उठ रही थी, पानी में आकाश की छाया पड़ रही थी, और जल हिलोर से ये लग रहा था कि आकाश की ओर छोर हिल रहे हैं। आकाश का हिलता डुलता प्रतिबिंब सौंदर्य उत्पन्न कर रहा था, यानी कि खूबसूरत लग रहा था। पानी में तारे ऐसे दिख रहे थे मानो वह अपनी आंखें फैला फैला कर कुछ खोज रहे हों, और इस क्रम में वह आकाश के अंतस्थल को प्रकाशित करके खोजने का काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा था मानो लहरें आंचल की तरह हैं, तारे छोटे छोटे दीपों की तरह हैं। आंचल की ओट में जलते दीपक कभी दिखते हैं तो कभी मंद होकर अदृश्य भी हो जाते हैं। तो आकाश में पंचमी दिशा में शुक्र ग्रह तारे की तरह झिलमिलाता हुआ दिखाई पड़ रहा था, तो उसकी छवि जल में तैरती हुई परी जैसी लग रही थी, तो जिसके रूपले बाल इतने घने थे कि चेहरा ढक जा रहा था। लहरों से बनते बिगड़ते घूंघट के बीच दशमी तिथि का चंद्रमा अपना चेहरा कभी दिखाता था तो कभी छिपा लेता था। तो चांद अपनी वंकिम और तीखी मुख छवि के कारण सुंदर मालूम पड़ता है, तो वह मुग्धा नायिका की तरह कभी लज्जा रहा था
तो कभी उत्सुक होकर देखने के क्रम में अपना चेहरा दिखा रहा था। तो यहाँ तक इसकी जो है 100% व्याख्या थी। तो आई होप ये आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, छाया की शक्ति और सीमा विषय पर एक निबंध लिखिए। जो छाया की शक्ति है और सीमा जो है उसके विषय पर एक निबंध लिखिए। जयशंकर प्रसाद के शिल्प विधान की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। हिंदी कविता के इतिहास में निराला के महत्व को रेखांकित कीजिए। फिर है 5वां, पंत की काव्य चेतना के विकास के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालिए। महादेवी वर्मा का परिचय देते हुए ये स्पष्ट कीजिए कि उनके काव्य में विधानाभूति किस प्रकार अभिव्यक्ति हुई है। आंसू के चयनित अंशों का विवेचन कर विश्लेषण कीजिए। संध्या सुंदरी कविता का विश्लेषण करते हुए इसका महत्व भी बताइए। जयशंकर प्रसाद के काव्य में अभिव्यक्ति राष्ट्रीय चेतना और मानवता पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको कर लेने हैं, तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। इसमें आपको 4 क्वेश्चन करना होता है, वो 100% रखे 3 करने होते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ चुका, मेरा जो योगदान है वो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और ऑल द बेस्ट।